हेलो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन L3। इसमें हम क्या पढ़ाई करेंगे बच्चों? इसमें हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स क्या होता है, कंस्ट्रेंड मोशन, दोनों ही अच्छे टॉपिक है बच्चों, एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज का जो लेक्चर है बच्चों इसके ऊपर अलग से मेंशन कर रहा हूं, ये आपके लिए कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअली जो है आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे सीखना है, ये बहुत लंबे टाइम तक आपको काम आएगा, इससे कंसेप्ट बने हुए। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स। उससे पहले मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करता हूं। बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, जहां आप स्टडी करेंगे, जिसकी आप डिस्कशन करते हैं, या जो आपने रेफरेंस लिया है जिसके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बच्चों हम दो टाइप का डिस्कशन अभी करेंगे। एक होता है बच्चों इनर्शियल, एक होगा बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होगा बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छे सुनते रहना बच्चों, आपने पहले फर्स्ट लॉ में ही पढ़ा था, यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है, या किसी बॉडी की जो है बच्चों स्पीड या वेलोसिटी बोलना ज्यादा अच्छा है, यदि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी पर वहां आप स्टडी करते हो, उसको बोला जाता है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों अजम्पशन है बेटा, ऐसे तो आप बोल सकते हो कि सर अर्थ भी तो आपकी रोटेट करती है, अर्थ भी रेस्ट पे कहाँ है, लेकिन रिलेटिवली अर्थ को बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। कि सर हम यदि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे लिए जो बेंच वहां रखा हो तो मुझे रेस्ट पे दिखाई देता है। हाँ, तो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव कांस्टेंट स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। और अर्थ पे जो भी आप खड़े होकर देखते हैं बच्चों, इनर्शियल फ्रेम मान लिया हमने अर्थ को। नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या होता है बच्चों? बेटा यदि आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, सिंपल डेफिनेशन, यदि आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग है, यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग है, यदि बाहर से कोई फोर्स लगा हुआ, इसका मतलब सर उस टाइम पे क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे वो बच्चों एक्सेलरेटिंग हो और चाहे बच्चों वो रिटार्डिड हो, चाहे बच्चों वो रिटार्डिड हो, चाहे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो और चाहे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। If a velocity is changing, that is known as बच्चों आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों बताया बेटे? जितना भी सूडो की मैं बात कर रहा ना, वो सारा ही डिस्कशन नॉन इनर्शियल का। तो सूडो फोर्स की बात ही कब करेंगे? जब अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटिंग या रिटार्डेड होगा, उसकी मैं बात करूंगा। और सूडो फोर्स से बच्चों उन चीजों डायरेक्शन में आपको समझा पाऊंगा जो फर्स्ट लॉ में मैंने थियोरेटिकली आपको बोला था। भाई आपकी गाड़ी आगे नहीं निकल जाएगा, वो पीछे झटका लगेगा, यदि कोई ब्रेक लगाएगा तो आपकी बॉडी आगे जाए, ऐसी वाली बातें जो होती है वो आप अब मैथमेटिकल भी सीख पाएंगे, बनाएगा बच्चा अपने शाबाश। सर सूडो फोर्स क्या होती है? पहली बात की वैल्यू निकालनी देख लो बेटा। सूडो फोर्स आएगी सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सूडो फोर्स क्या आएगी बच्चों? सर ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों सूडो फोर्स जब भी आपको निकालने क्या लेना पड़ेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन किसका लेना पड़ेगा बच्चों? एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है सर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखो बच्चों, अलग से लिख रहा हूं। डायरेक्शन कैसी आएगी सर? डायरेक्शन आएगी अपोजिट टू, डायरेक्शन कैसी आएगी बेटा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों मैंने क्या बोला बेटा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने ये नहीं बोला बच्चों अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना? मोशन की बात नहीं किया हमने। किसकी बात किया? जो एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सूडो लगेगी। कितनी वैल्यू होगी सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर कब काम आएगी? ओनली तब काम आएगी जब आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कब काम आएगी बच्चों? जब अपने पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सही है क्या? एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग सूडो फोर्स लगती। क्यों लगेगी? कोई खुद ही बोला सर आपने मास किसका लेना ऑब्जेक्ट का, यदि ऑब्जेक्ट के अलग अलग मास होगा तो अलग अलग फोर्स लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका सेम है। डायग्राम देखो बच्चों, एक बस मैंने बना दिया, यहाँ ऐसी बस है। बस के अंदर बच्चों एक छोटा सा लड़का मास m1, एक बड़ा लड़का मास m2, ऊपर एक अटैची m3, और ये आपकी बस ऐसे ए एक्सेलरेशन से चलती है। तो क्या क्या फोर्स लगेगी सर? ए के अपोजिट डायरेक्शन में, ए यहाँ तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे। ए के अपोजिट डायरेक्शन, कितनी वैल्यू सर?
सर M1 इंटू ए, इसके ऊपर इतनी बच्चों M2 इंटू ए, इतना बच्चों M3 इंटू ए। वही तुमने बोला बच्चों अलग अलग पे अलग अलग फोर्स लगती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो, एक बाइक पे ऐसे बैठ के एक बाइक चलाता है एक लड़का, इसको ऐसे पकड़ा दिया हैंडल, पीछे बच्चों एक बार तुम लोग बैठ गए, एक बार ऐसे अच्छा सा बच्चा, तुम जैसा बच्चा बैठ गया, बच्चा कितना 50 किलो का हल्का सा बच्चा, और एक बार बच्चों इसी बाइक पे उसी ड्राइवर के साथ ये ड्राइवर ने पकड़ लिया हैंडल, और एक बार बच्चों यहाँ खुद टीचर बैठ गया, मास्टर बैठ गया मोटा सा, एक बार बच्चों यहाँ बैठ गया जो मास्टर है, वो कितना मास्टर 100 किलो का। बच्चों सेम बाइक पे अलग अलग नोट बने, एक बार मास 50 केजी लिया बच्चा ले लिया, एक बार में खुद बन गया 100 किलो। कैसा कैसा महसूस होगा? सर बाइक ने मोशन स्टार्ट किया, स्टार्ट कैसे करता है? सर वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। सर एक पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है तो फोर्स कहाँ लगेगी बच्चों? ऐसे पीछे की डायरेक्शन है, फोर्स कितनी लगेगी बच्चों? पीछे की डायरेक्शन में। लेट अस अज्यूम एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? बच्चे के ऊपर फोर्स 250 न्यूटन, और मास्टर के ऊपर फोर्स कितनी बच्चों? 500 न्यूटन। क्यों सर? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 100 और एक्सेलरेशन 5। सर एक सेम बाइक पे सेम एक्सेलरेशन पे बच्चे ने मास्टर के ऊपर फोर्स कितना? और सर 250 ये 500 इसलिए होता बच्चों। जैसे हल्का बच्चा बैठा हुआ बाइक स्टार्ट किया, जैसे बाइक स्टार्ट किया आपको झटका लगा पीछे, लेकिन आप जो पतला होगा आराम से बैठ जाएगा, वापिस वो सोचेगा मैं तो यार बहुत फुर्तीला हूं इसलिए बच गया, गिरा नहीं मैं। यदि एक मोटा मेरे जैसा बैठा और एकदम बाइक आप झटका मार दो, क्या होगा? सर पैर ऊपर और आप पीछे गिर जाओगे। सही है क्या? सर एक्चुअली कारण क्या है? फुर्तीले वाली बात नहीं थी, बात क्या थी? सर मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा, जर्क बहुत ज्यादा लगे, जर्क बहुत ज्यादा आप झेल नहीं पाओगे इसलिए गिरे हो। सही है क्या बच्चों? एक ट्रेन है, बच्चा ऐसे बोलता हो, देखना बेटा, ट्रेन रीचिंग एट स्टेशन, ट्रेन रीचिंग एट स्टेशन। एक टाइप से ऐसे सवाल पूछेगा, ट्रेन रीचिंग एट स्टेशन। एक बोलता बेटा ट्रेन लीविंग स्टेशन, लीविंग स्टेशन। बच्चों दो बात बोलने का लॉजिक है। सर जब लीव करेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, जो बच्चों रीच करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। धीरे धीरे ब्रेक लगा रखे हैं ट्रेन में। यदि बच्चों मान लेता हूं बच्चों यहाँ अपने पास ये स्टेशन है, ये हमारे पास बच्चों स्टेशन है, यहाँ भी बच्चों ये हमारे पास स्टेशन है। उसी ट्रेन की दो कंडीशन में बनाता हूँ। ट्रेन ऐसे आई, फिर ट्रेन ऐसे आ गई बच्चों ऐसे, यदि इसको इसकी तरफ ही आ रही है तो क्या होगा? सर मोशन तो ऐसा है, वेलोसिटी तो ऐसी है, लेकिन क्या कर रखा है स्टेशन की तरफ आते? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में ए की वैल्यू ऐसे। दोबारा देखो, जब इस स्टेशन से बाहर जाएगी, जब स्टेशन से बाहर की डायरेक्शन में जाएगी तो बच्चों वेलोसिटी भी आगे जा रही है, और बच्चों स्टेशन से आगे जाएगी स्पीड बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन भी क्या है? पॉजिटिव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सही बोला क्या बच्चों? जब स्टेशन को अप्रोच करते ट्रेन, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हम क्या करते? धीरे धीरे रोकेगी ट्रेन, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन तो आगे जा रही है ना, लेकिन ब्रेक लगा धीरे धीरे स्लो हुई है। स्लो माने रिटार्डेशन, माने पीछे आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जब वो स्टेशन को छोड़ेगी बच्चों, लीव करेगी, क्या होगा? सर ऐसे होगा। सर यदि वेलोसिटी आगे है तो स्पीड भी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन भी आगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट, ऐसे बोलता है। दोनों क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है। क्वाइन को टोस्ट किया बाय ए मैन सिटिंग इन अ ट्रेन सच दैट कैसे बच्चों? सच दैट मैन इज फेसिंग फ्रंट ऑफ ट्रेन, या मैन इज फेसिंग फ्रंट ऑफ ट्रेन। ऐसे बच्चों बोलने लॉजिक क्या है? तो सिक्का कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, हाथ में इस टाइप की सिक्का पाथ कैसे होगा? मतलब ट्रेन यदि मैं मान लेता हूँ आपकी तरफ ट्रेन आती है, चाहे ब्रेक लगा रही है, जहाँ आप बैठे हो बच्चों ये स्टेशन, उससे आगे फिर मैं निकल जाऊंगा ना, ऐसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर आप बैठे हो, फिर आपसे आगे निकल जाऊंगा, एक कंडीशन है। तो मैं बच्चों ट्रेन में कैसे बैठते हैं? एक तो सीट, या तो सीट आपकी ऐसी मिलेगी बेटा, या तो ऐसी या तो ऐसी, या तो मैं ऐसे बैठूंगा या मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, आमने सामने मुंह करके बैठते लोग है ना। या तो आप ट्रेन की डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में मुंह करके बैठोगे, या तो मोशन के अपोजिट बैठोगे। फ्रंट की बजाय मोशन की डायरेक्शन भी आपको मैं कर सकता हूँ, मोशन की डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट। मैंने बोला मोशन की डायरेक्शन में फ्रंट साइड मुंह करके ऐसे बैठा, जैसे आप हो, मैं आपकी तरफ मुंह करके बैठा हूँ, ट्रेन ऐसे जा रही है, मैं आपकी तरफ। क्वाइन टॉस क्या कहाँ गिरेगा? देखो कितना सरल है।
कितना सरल बनेगा हम देख रहे हैं एक सेकंड में। सर आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन यहाँ आ गया, एक्सेलरेशन इससे तो आगे ऐसा कहाँ गिरा बच्चों? सर ये कॉइन है, कॉइन का मास m है, एक्सेलरेशन पीछे था, एक्सेलरेशन आगे लग गया, कहाँ गिरेगा? ये मेन यहाँ था सर, मेन के मुंह के सामने गिरेगा। दोबारा देखो सर, यदि मैं बोलता हूँ आपकी तरफ ट्रेन आ रही है, पीछे रिटार्डेशन सिक्का उछाल दिया, सर रिटार्डेशन पीछे है तो सिक्के के ऊपर कैसी फोर्स लग जाएगी आपकी तरफ, तो कैसे गिरेगा? मेरे हाथ पे आएगा क्या? नहीं सर, आगे गिरेगा। कैसा गिरेगा? आगे गिरेगा। आगे जब भी फोर्स भी था पैराबोलिक पाथ। दोबारा देखो यहाँ सर, यहाँ आपने सिक्का उछाल दिया, एक्सेलरेशन कहाँ बेटे? आगे है तो कहाँ गिरेगा? सर पीछे की डायरेक्शन शूट हो लगी, मैंने ऐसे उछाला था, एक्सेलरेटिंग है तो कहाँ गिरेगा बच्चा? पीछे की डायरेक्शन गिरेगा, मेरे सिर के पीछे। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी होती सर हाथ में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? शूडो नहीं लगती, शूडो नहीं लगती तो हाथ में आ जाएगा, सिक्का कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है क्या बच्चों? गुड। थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब वो जो मैं आपको फर्स्ट लॉ में समझा रहा था उसको आप देखना। अब बाइक स्टार्ट किया, पीछे जर्क लगा, बस आगे स्टार्ट किया, पीछे जर्क लगा, क्यों गया? शूडो लगती फिर पीछे स्लैब गए। सही है क्या? इमेजिनरी फोर्स। एक लाइन और जोड़ देते इसी में, दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी क्या बच्चा शूडो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्या बच्चा शूडो दिखाई देती है बेटा? नहीं दिखाई देती। इमेजिनरी फोर्स। ऐसे मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ शूडो का, फिर इसके बाद किसी भी धमाधम कराऊंगा। आपको इस बात पे अड़ा रहना है सर, मोशन से लेना देना नहीं है सर, हमें लेना देना किस बात से? सर हमें लेना देना इस बात से है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है फ्रेम की, उसके अपोजिट जो फोर्स लगे, दैट इज नोन एज सूडो। मास ऑब्जेक्ट का फ्रेम किसका बच्चों? एक्सेलरेशन से बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाओ। शाबाश बच्चों, एक बार आगे देखते बेटा कुछ एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के। बच्चों लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बच्चों वेइंग मशीन रखी है। वेइंग मशीन मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन या वेट बताएगी। इसके ऊपर एक लड़का खड़ा बच्चों, लड़के का मास जो m है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, बस कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ऐसी ये बात करना चाहता, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ दिस मशीन एंड क्या यहाँ पे भी शूडो का इम्पैक्ट आएगा? बच्चों मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करा रहा हूँ, पहले है ना जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, क्या शूडो का इम्पैक्ट आएगा? हाँ सर देखो, लिफ्ट मूविंग है, लिफ्ट खुद ही इटसेल्फ इज ए कैसी फ्रेम है बच्चों? नॉन एनर्शियल फ्रेम। क्यों? एक्सेलरेटिंग है। इस लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सर, जो नॉर्मल है वही रीडिंग होती है सर। नीचे लग जाएगा mg, सर ये कहाँ लगा हुआ? ऊपर है फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो नीचे शूडो लगी मास इस लड़के का और एक्सेलरेशन फ्रेम का। सर नॉर्मल से बैलेंस कर दो, क्या आ जाएगा? mg प्लस a। सही है क्या बच्चों? यहाँ आप देखोगे बेटा नॉर्मल तो क्या बन जाएगा सर, इस लड़के का नीचे की डायरेक्शन में mg, नीचे एक्सेलरेशन ऊपर ma, ऊपर ही नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा बच्चों? mg माइनस a। और यहाँ क्या बच्चों? एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो सिंपल नॉर्मल इज इक्वल टू mg। बच्चों इसका मैं ऊपर ऐसे याद नहीं कराऊंगा विद साइन और ये वो, मैं सीधा याद कराऊंगा। कैसे याद कराएंगे कि सर ये जो भी आता है तो g चेंज होता है। पहली बात तो सिंपल g चेंज होया है। यदि एक्सेलरेशन जीरो है, यदि आपके फ्रेम की एक्सेलरेशन जीरो है तो g के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, सो g इफेक्टिव इज g। और यदि बच्चों आपका एक्सेलरेशन चेंज हुआ है, उसकी दो संभावनाएं, यदि बच्चों अपवर्ड गया है, यदि बच्चों अपवर्ड गया है तो g इफेक्टिव वी विल राइट एज g प्लस a। यदि बच्चों आप डाउनवर्ड गए हो, यदि आप बच्चों नीचे की डायरेक्शन में गए, डाउनवर्ड गए हो, सो g इफेक्टिव वी विल राइट एज g माइनस a। बच्चों इस फॉर्म में ही मैं आपको याद कराऊंगा, इस फॉर्म में ही हम इसको याद करेंगे सर। ऊपर जाएगा तो g प्लस a और नीचे आएगा तो g माइनस a। ऊपर जाएगा तो g प्लस a और नीचे आएगा तो g माइनस a। g इफेक्टिव है, a यू हैव टू यूज विद साइन। ए क्या करना पड़ेगा बच्चों? यू हैव टू यूज विद साइन। आपको साइन के साथ ही यूज करना पड़ेगा। ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। लेकिन याद कैसे किया बच्चों मैंने? सर ऊपर जाएगा तो आपका जी प्लस ए और नीचे आएगा तो जी माइनस ए। एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके मैं 5 से 7 8 क्वेश्चन कराता हूँ शूडो के, फिर आपका कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। हाँ सर मैं कर पाऊंगा। थियोरेटिकली ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूमेरिकल तो उसके 3-4 ही बनते हैं, वो आपको अच्छे समझा। एक रोप हमारे पास है, दिस रोप मैक्सिमम टेंशन इट कैन बियर इज लेट अस अज्यूम 900 न्यूटन। भाई इसकी जो मैक्सिमम टेंशन ये झेल पाएगी ना वो 900 न्यूटन है। हमने बोला सर इसके ऊपर एक बंदर चढ़ता है, इसके ऊपर एक बंदर ऐसे चढ़ता है, बंदर इसके ऊपर चढ़ रहा है, एक्सेलरेशन पता नहीं क्या है,
हमें बोला गया बेटा मास जो है मंकी का दैट इज 60 kg, बहुत भारी बंदर, बहुत भारी बंदर है। मतलब फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट विच दिस मंकी कैन क्लाइम अप। ऐसा एक्सेलरेशन आप बताओ जिसके ऊपर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन में चढ़ पाए। कोई दिक्कत नहीं सर, ये ऊपर जाएगा तो क्या होता था G + A, और मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती सर 900। सो 900 इक्वल टू 1 0 से अपने 1 0 कैंसिल कर दिया बेटा, बच गया 90, आ गया 15। सो 15 - 10 इज A, और एक्सेलरेशन ऑफ दिस मंकी में भी 5 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा आप करोगे तो रस्सी टूट जाएगी। बस इतने तक आप काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है क्या? आसान है लेकिन अच्छे एग्जाम्पल है। इसको इसके फ्रिक्शन जब आएगा बड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। देखो एक बार ये बच्चों आपके जो दो चीज़ें आएंगे अब लर्न में आएंगी, ये दो आपके कंटिन्यू क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही आपके लर्न में आएंगे। आपको बोला गया एक प्लैंक है कैपिटल मास m का, एक प्लैंक है कैपिटल मास m का, और उसके ऊपर बच्चों एक छोटा m मास रखा हुआ है। उन्हें बोला फाइंड एक्सेलरेशन की कई चीज पूछ लिया बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक सच दैट m, छोटा m बच्चों, m विल बी एट रेस्ट। आप ऐसी एक्सेलरेशन बताओ कि जो आपका छोटा m ऊपर है ना वो रेस्ट पे रहे, और एक्सेलरेशन किसको देनी है? प्लैंक को आपको देनी है। ठीक है सर। नंबर 2 आपको बोला फाइंड आउट फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट प्लैंक। कितनी फोर्स लगेगी थी इतना एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स की कोई दिक्कत नहीं बेटा। फोर्स क्या होता है? टोटल मास इनटू एक्सेल। अरे वैसे ही तो था, फोर्स की कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट आ जाएगा बच्चों फोर्स, इसको याद भी करना, स्टार भी है। फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस या बाय प्लैंक, फोर्स अप्लाइड बाय प्लैंक ऑन ब्लॉक। भाई अच्छे सवाल को सुनना बच्चों, पहले वाला पार्ट है, दूसरे वाला तो आप निकाल दो, पहला पता होगा तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला डायरेक्ट पूछता है, इसलिए मैं लर्न पे भी डाल दिया, सीधा याद भी करेंगे। इसको फ्रंट पेज पे भी जाएगा, है ना, ए की वैल्यू फ्रंट पेज पे जाएगी और ये फोर्स अप्लाइड वाले की फ्रंट पेज पे जाएगी। देखो कैसा, इसको यहाँ एक्सेलरेट करो या पीछे की डायरेक्शन में करो। देखते हैं बेटा सर प्लैंक कैसे रखा है, उसके ऊपर ब्लॉक है, वो यदि मैं उसको रुका रहे ना तो स्मूथ सरफेस ही छोटा नीचे फिसल जाता है, mg sin थीटा फोर्स रहती है, mg sin थीटा फोर्स रहती है, नीचे फिसल जाता है, नहीं फिसलना जरा। तो मुझे क्या उसको रोकना, तो मुझे ऊपर की तरफ कुछ लगाना पड़ेगा। देखो लॉजिकल देखते हैं सर, ऐसे है प्लैंक तो उसको ऐसे खींचूंगा, इसको ऐसे खींचूंगा साइड ऊपर जाए सर, ये ऐसे खींचो साइड ऊपर जाए सर। लेकिन इसको मैं पहले नीचे जा रहा है और उल्टी साइड खींच भी दिया, पहले नीचे जा तो प्लैंक भी खींच दिया, भाग के नीचे चला जाएगा। अरे कौन सी संभावना बनी? एक्सेलरेशन यहाँ बने, मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा। सर ये छोटा m आप ब्लॉक ले लो, छोटा m ब्लॉक आपने ले लिया, छोटा m ब्लॉक लिया तो बच्चों यहाँ कैसा कंपोनेंट है बेटा? mg sin थीटा, ये mj कंपोनेंट है, और ये क्या बच्चों? mg cos थीटा। सर सूडो किसका फ्रेम कहा? प्लैंक का है। सूडो के अपोजिट एक फोर्स लगा दो दैट इज ma, और ma है तो बच्चों ये एंगल तो पहले ही बताते हैं थीटा, हमें खुद ही बता रखा है यहाँ थीटा है। ma के कंपोनेंट लो सर, जिसके साथ एंगल है वो ma cos थीटा और जिसके साथ नहीं है वो ma sin थीटा। हमने खुद ही बोला क्या बच्चों? रेस्ट पे रहे, तो रेस्ट पे कब रहेगा बच्चों? mg sin थीटा और ma cos थीटा बराबर आ जाए g tan थीटा। याद करना भाई, क्या एक्सेलरेशन आएगा बेटा? g tan थीटा, g tan थीटा। इसी को यही की ही लिखने का तरीका बताता हूं। कई बार एंगल बताने का तरीका होता है बेटा 1 in x, यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 in x का मतलब होता है बच्चों आपको sin थीटा दिया हुआ 1/x। यदि कोई बोलता है एंगल इज 1 in 2 तो मतलब 1/2 दिया हुआ, sin थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 in x आपको 1/x लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों sin थीटा 1/x और tan थीटा वैल्यू आपको निकालनी है अब तो, क्योंकि जानते हैं आंसर क्या है? g tan थीटा। तो sin थीटा मतलब सर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये तो क्या बन जाता है सर? ये x² - 1, सो वी कैन राइट एज सर ये परपेंडिकुलर 1 और ये x² - 1। इस फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में समझा दिया। अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट एक्सेलरेशन विल बी g tan थीटा, एक्सेलरेशन विल बी g tan थीटा। सर फोर्स बता दो बेटा, फोर्स बताना बहुत सरल काम है, फोर्स बताना बहुत सरल काम है सर। टोटल मास आप जानते हो और एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया, दैट इज g tan थीटा। लास्ट सवाल आ गया बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट भी है,
फोर्स अप्लाइड, सरफेस ने क्या फोर्स लगाई, सरफेस क्या फोर्स लगाती, नॉर्मल। सर नॉर्मल क्या है, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए की जगह क्या लिख दिया बेटा, जी टेन थीटा, एम ए जी टेन थीटा लिख दिया, वो साइन थीटा। सोल्व करेंगे बच्चों, ये टेन को साइन डिवाइड बाई कोस किया तो कोस थीटा, एम जी ऐसा कैसा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर। आंसर विल बी एम जी डिवाइड बाई कोस थीटा। बच्चों ये दोनों ही वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कितना आएगा फ्रेम का, सर जी टेन थीटा आएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है थीटा बताने का बच्चों, जैसे कोई मुझे 1 in x बोल देगा तो इसका मतलब मुझे क्या देना चाहता है बच्चा, 1 in x बोल के साइन थीटा देना चाहता है। साइन थीटा ही फॉर्म में मैंने लिख के टेन की वैल्यू निकाल दिया, इस फॉर्म में पूछा हुआ सवाल है। अगेन ही क्या पूछ सकता है आपसे, ही कैन आस्क व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय प्लैंक ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो प्लैंक क्या लगाता है बच्चों, mg डिवाइड बाय कोस थीटा, हमने सोल्व किया है। सर इस साइड एक्सेलरेशन होता क्या होता, अरे सर इस साइड एक्सेलरेशन होता क्या होता, जो होता वो मैं बताऊंगा। फिर क्या रेस्ट में नहीं रह पाता, नहीं रह पाता, क्यों नहीं रह पाता बेटा, एम जी साइन थीटा पहले नीचे जा ही रहा, आप उसको जबरदस्ती धकेल रहे हो, क्यों नहीं रह पाता वो देखो आप। यह बना लेना आराम से, देखो मैं साइड में पोज करो, अच्छे से बना के देखो शाबाश, है ना। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, find acceleration of plank such that block fall freely, block fall freely from plank, प्लैंक से नीचे गिर जाए फ्रीली, और वही प्लैंक और वही ब्लॉक, वही प्लैंक एंगल थीटा के साथ और वही ब्लॉक मास एम के साथ। मैंने यहाँ एक्सेलरेशन दे दिया बेटा, एज्यूम बच्चों ने सर एक्सेलरेशन दे दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सर एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे नीचे की डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा, यहां बच्चों एम जी कोस थीटा। सर यहां आपका सूडो है तो सूडो कहां लग जाएगा इसका, सर इसके अपोजिट यहां ए आएगा, एम ए, ये थीटा पहले ही बता दिए क्या बन जाएगा इस साइड, एम ए कोस थीटा, और उल्टा यहां कंपोनेंट क्या चला जाएगा बेटा, एम ए साइन थीटा। हमने क्या बोला, सर फ्रीली फॉल करे, फॉल फ्रीली, फॉल फ्री का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल आपका जीरो हो जाए और ये सरफेस छोड़ दे, सरफेस छोड़ दे, कंडीशन था फोर्सफुली। कब होगा सर, जो आपका एम ए साइन थीटा इक्वेट कर दो किसके साथ, एम जी कोस थीटा के साथ। ए की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, जी कोस थीटा, जी कोस थीटा डिवाइड बाई साइन। बच्चों इसको भी मैं 10 की फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ये क्या आता है बच्चों, जी डिवाइड बाई टेन थीटा, फिर फ्रंट पे जाएगा। फोर आपको क्या बोलेगा बच्चों, फ्रीली फॉल बोलेगा तो क्या आ जाएगा, फ्रीली फॉल बोलेगा तो जी डिवाइड बाई टेन थीटा, रेस्ट में बोलेगा तो जी टेन थीटा। फोर्स अप्लाइड सिंपल आप जानते हो सर, फोर्स अप्लाइड क्या करते रहे, एक्सेलरेशन इनटू मास। सो फोर्स रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी सर, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज सर वो लास्ट वाला करवा दो ना, थर्ड वाला पार्ट जो मैंने यहाँ करवाया था, यहाँ पॉसिबल है क्या, जो थर्ड वाला पार्ट यहाँ मैंने करवाया था, फोर्स अप्लाइड बाय प्लैंक ऑन ब्लॉक, कि यहाँ ये पार्ट बन सकता है बच्चों। अरे पहले ही मैं बोल रहा हूँ जीरो फोर्स लगाया, तभी तो फार फ्री सही है क्या, तभी तो फ्रीली फॉल करे बेटे, जीरो लगाएगा। बात समझ में आ रही है, गुड, बनाओ बनाओ बनाओ। तो जो है एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, हमारे पास एक बच्चों कार है या बस है, दैट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। बच्चों यहाँ पे मास एम जो आपका बोब था इसे लटका हुआ था, सर यदि मोशन में आने के बाद ये बोब कहाँ जाएगा, तो बच्चों मैं जानता हूँ सर, इसको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लो। एम का तो सर एक तो नीचे लगता रहा एम जी और एक लगेगा बच्चों ऐसे एम ए, तो कहाँ जाएगा सर, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। सर नेट फोर्स क्या बन जाएगी, एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और यदि ये थीटा तो बच्चों डायरेक्शन यू कैन कैलकुलेट, क्या आ जाएगा टेन थीटा सर ए डिवाइड बाई जी, क्या आ जाएगा बच्चों टेन थीटा ए डिवाइड बाई जी। बच्चों कोई भी फोर्स है, कोई भी आपका आएगा तो कहाँ जाएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही जाता है। देखो एक बार और एग्जांपल, हमने बोले सर आपने एक कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर को ऐसे ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया, देन फाइनल बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल शेप ऑफ वाटर, फाइनल शेप ऑफ वाटर इन कंटेनर, कंटेनर में क्या शेप बनेगी फाइनल, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री,
एंड नंबर 4 वी कैन राइट लाइक दैट। इनमें से कौन सी शेप बनेगी बच्चों? आसान चीज है, इसके लिए एक लाइन में लिख देता हूं बच्चों। लिक्विड की शेप ऐसी बनती है कि नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के हमेशा नेट फोर्स परपेंडिकुलर होगी। बस नेट फोर्स बना लो, आंसर आ जाएगा। नेट फोर्स बनाना और भी आसान है। किसी पॉइंट पे सर ये mg नीचे होगा, सूडो इसके अंदर ऐसा लगेगी, सो नेट फोर्स कहाँ से आ जाएगी? ऐसे आएगी नेट फोर्स। सर सारे नेट फोर्स बना लो, हर पॉइंट पे नेट फोर्स बना के देख लो, किसके ऊपर? परपेंडिकुलर। सर पहले वाले पे नेट फोर्स और सरफेस क्या? परपेंडिकुलर। बाकी कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सही बात समझ में आई? वेरी गुड वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, एक और सूडो का अच्छा क्वेश्चन बच्चों, थियोरेटिकल टॉपिक है ये। सूडो आपको ध्यान रखना चाहिए, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, अभी अपोजिट डायरेक्शन में आंसर आने लग जाएंगे। एक बच्चों थीटा एंगल है, थीटा एंगल पे आपने एक कार्ड को ऐसे पकड़ा हुआ है, एक कार्ड को ऐसे पकड़ा हुआ है। सो ऐसे पकड़ा हुआ, तो इसके अंदर एक धागे से एक मास m ऐसे लटक रहा था। सर ऐसे क्यों लटकेगा जब पकड़ा हुआ? क्योंकि मैं जानता हूं, अरे जब नीचे ऐसे फोर्स mg है तो उसी ने पकड़ के उसे लटका रखा होगा। बस इन्हें बोल दिया, फाइनली आपने छोड़ दिया इसको इस लड़के ने इसको छोड़ दिया बेटा। छोड़ देने के बाद ये बताना इस बॉब का ये एंगल कितना होगा छत से, एंगल विद द स्ट्रिंग एंड रूफ ऑफ दिस कार या रूफ ऑफ दिस कार्ट, वो एंगल क्या होगा छोड़ने के बाद? देखो दोबारा डिस्कशन करता हूं। सर देखो, अब ये कार्ड यहां दोबारा बनाते हैं। अब ये कार्ड कैसा है? अब ये कार्ड ऐसा है सर जिसका एक्सेलरेशन g sin थीटा नीचे की डायरेक्शन में है। क्या बच्चों फ्रेम एक्सेलरेटिंग है? हाँ सर फ्रेम एक्सेलरेटिंग है। तो बच्चों ये नीचे ये मास था, तो एक इसके mg कारण, ये क्या था? mg sin थीटा इस मास का, और ये क्या था बच्चों? mg cos थीटा। ये मैंने दो कंपोनेंट कौन से लिए बच्चों? जो इस वेट ऑफ बॉब के कारण या वेट ऑफ दैट ब्लॉक के कारण, जो छोटा सा मास m लटका हो ना, इसके वेट के कारण ये दो कंपोनेंट मैंने लिए, mg sin थीटा, mg cos थीटा। क्या मतलब पूरा फ्रेम आपका एक्सेलरेटिंग है g sin थीटा से? हाँ, g sin थीटा के अपोजिट क्या लग जाएगा? सूडो, दैट इज mg sin थीटा। और ये दोनों कैंसिल ही हो गई। नेट फोर्स क्या बच गई? mg cos थीटा। तो इसका मतलब बच्चों जहां नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में, तो ये रहेगा mg cos थीटा। छत से क्या एंगल बनेगा? अरे छत से क्या एंगल बनेगा? छत से ये एंगल बनेगा अल्फा, दैट इज 90 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों? 90 डिग्री। छत से कितना एंगल बनेगा बच्चों? 90 डिग्री। ऐसा ऑप्शन आ था, छत से एंगल बनेगा थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री बना। क्यों बच्चों? सर mg sin थीटा एक वेट का कंपोनेंट था और एक mg sin थीटा सूडो का कंपोनेंट था, और दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो बच्चा आपका एक ही कंपोनेंट जो वेट का था, दैट इज mg cos थीटा। वो कैसा होता है mg cos थीटा? सर परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, इसलिए धागा आपका सीधा इसी डायरेक्शन में रहेगा। इसी डायरेक्शन में रहने का मतलब छत के साथ क्या एंगल बनेगा बच्चों? दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंस्ट्रेंट मोशन। अरे कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बच्चों मजबूरी का मोशन, जो मजबूरी में करना पड़े, मजबूरी का मोशन। सर मजबूरी का मोशन कैसे होता है? मजबूरी का मोशन ऐसे होता है, मान लो मेरे पास होलो सिलेंडर है और इसके अंदर से मैंने एक पाइप इसमें से रखे, इसको मैं पाइप को, ये फिक्स है बेटा, ये वाला बाहर वाला होलो सिलेंडर फिक्स है। मजबूरी का मोशन क्या होता है? इस पाइप को देखो बच्चों, इस पाइप को मैं ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ, ऐसे आगे पीछे मैं पाइप को कर सकता हूँ। क्या ऊपर नीचे कर सकता है? नहीं कर सकते भाई, नहीं जाने देगा, फिक्स है ये। दोबारा देखो, जैसे बच्चों हमारा दरवाजा है, यहाँ ये फिक्स है, ये हमारा दरवाजा है, दरवाजे पे ऐसे ऐसे कुंडी लगी हुई। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब क्या होता है बच्चों? इस गेट को आप ऐसे तो खोल सकते हो बच्चों, ऐसे और ऐसे तो खोल सकते हो। क्या गेट को ऐसे ऊपर खसका सकते हो? ऐसे ऊपर खसका सकते नहीं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी का मोशन। बोले एक ही डायरेक्शन, गेट है बेटे, गेट को ऐसे खोल दो, ऐसे बंद कर दो, इसके ऊपर नीचे ऐसे नहीं जाएगा, ये मजबूरी का मोशन होता है बेटा। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब होता है मजबूरी का मोशन। बच्चों को ऐसे लिखा जाता है, एक तरीका आप देख लो पहले बच्चों। यदि अपने पास ये एक है ब्लॉक M1 और एक है ब्लॉक M2, T टेंशन है, तो किस टाइप से देखा जाता है बच्चों? यदि अपने पास बेटा इसका एक्सेलरेशन A है, A1 ले लो, इसका A2 मान लो, इसे मैं जानता हूँ एक ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, ऊपर अपना बाद में A सेम आ जाएगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, यदि इसकी लेंथ x1 होती, इसकी लेंथ x2 होती, और ये लेंथ और रेडियस r होती इसकी, है ना बच्चों,
इसकी रेडियस r होती है। टोटल लेंथ क्या थी स्ट्रिंग की सर? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज x1 पाई r प्लस x2 दैट इज कांस्टेंट। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या चेंज होगी? नहीं होने वाली सर, कांस्टेंट है। बच्चों को डिफरेंशिएट कर दो, dx1 dt प्लस पाई dr बाई dt प्लस dx2 डिवाइड बाई dt, कांस्टेंट का जीरो। सर ये हो गया v1, ये हो गया जीरो, क्योंकि इसकी तो बच्चों रेडियस चेंज होगी नहीं, पुली है। और ये v2 जीरो। तो आओ तो बच्चों इसको फिर से एक्सेलरेट कर लो, ये क्या बन जाएगा? चलो इससे मैं सोल्व करता हूँ। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो। बच्चों किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ये पुली के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा लिखा जा सकता है v1 माइनस vp, v2 माइनस vp इज इक्वल टू जीरो। सो vp वी कैन राइट एज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। क्या बोल दिया बच्चों मैंने? सर एक पॉइंट की एक साइड की वेलोसिटी प्लस दूसरी साइड की वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पुली की वेलोसिटी होती है। इसको और अच्छे से सीधा सीधा समझा देता हूँ। और सेम करने एक बार डिफरेंशिएट कर एक्सेलरेशन बन जाएगा। यदि बच्चों ऐसा कभी कहानी मिले तो एक साइड का धागा, दूसरी साइड का धागा और पुली वाला धागा, यदि इसका एक्सेलरेशन पुली है, इस धागे का a1 और इस धागे का a2 है, तो वी कैन राइट एज सर पुली का एक्सेलरेशन जो आएगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 है। कैसे आया? वो एक बार और डिफरेंशिएट करते बन जाता, एक बार और डिफरेंशिएट करते बन जाता। ये होता बच्चों मेथड नंबर 1, यूज नहीं करना। यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना अपने को, है ना। ये तो बहुत आसान चीज है, मैं जानता हूँ सर। एक पुली का धागा ले लो, दो वो ले लो, तो पुली क्या आ जाएगी a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2। ऐसा यूज ये वाला करेंगे बच्चों। फिर ये वही m1 m2 और ये पुली का बच्चों, और ये आपका, ये आपके पास बच्चों a1 और a2 ऐसा समथिंग कुछ भी अपने पास लिखा हुआ है। तो ये हम मुझे या v1 v2 बोल दो या x1 x2, बात वही है ना। वो एक्सेलरेशन बन के बना। आप हमेशा ऐसा यूज करें सर, समीशन ऑफ t डॉट x इज जीरो। क्यों बच्चों? आपको वर्क में प्रूफ हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, इसलिए पता चलता है समीशन ऑफ t डॉट x इज जीरो। एंड ऑल्सो यू कैन राइट, एक बार डिफरेंशिएट करके t डॉट v जीरो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट t डॉट a जीरो। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेक्टर, सो इट इज रिटन ओवर देयर इज डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखा हो बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है सर? यदि थीटा आपका 0 डिग्री है तो सिंपल जुड़ेगा, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, और बच्चा अपोजिट में तो माइनस। बच्चों ये यूज करना है, यूज करना है। बहुत सरल टाइप के सवाल बनेंगे, इसका आपको यूज करना है। एक बार तो बच्चों मैं डॉट की अहमियत आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद आप देखना कितना भी मुश्किल सवाल हो कितना भी मुश्किल सवाल हो, आपको डॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बच्चों किस टाइप से सवाल करने काम आता है, किस टाइप से सवाल करने काम आता है। देखिए बेटा, मैंने बोल दिया एग्जाम्पल ऐसा ले लो खतरनाक सा, चलो पहला ही है ना, एक यहाँ ऐसा धागा और एक ऐसा धागा। ये लो, इस टाइप से मैंने लिया। कोई भी मास मैंने बोल दिया 2 kg और ये मैंने बोल दिया 3 kg। सो इसका एक्सेलरेशन यदि बच्चों a है, इसका आपको बताना है क्या एक्सेलरेशन आएगा। सो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको मैं सरलता समझाऊंगा बच्चों आपको। देखो सर, यहाँ से लेके ये और ये सारी टेंशन t है, तो ये क्या t, ये क्या है t, तो ये कितना हो जाएगा 2t। पहले बता चुका हूँ बच्चों, ये है तो t, तो ये कितना हो जाएगा 2t। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ एक बार। सर ये 3 kg, यहाँ एक t है और 2 आपका ऐसा है। सर ये आपका 2 kg है, 2 kg में एक्सेलरेशन a है और टेंशन ऐसे 2t है, तो इन दोनों का t डॉट a करते हैं बच्चों। पहले वाला क्या बन जाएगा सर? ये 2t इस साइड और एक्सेलरेशन आगे है, अपोजिट माइनस 2t इंटू a। डॉट प्रोडक्ट हो गया बच्चों, है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था। ये कितना 3t और एक्सेलरेशन भी ऐसे आएगा, और 3t इंटू a डैश इज इक्वल टू 0। सो a डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सो a डैश की वैल्यू आ जाएगी 2ta डिवाइड बाई 3t, 2a डिवाइड बाई 3, 2a डिवाइड बाई 3। बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सीधा ऐसे बोलूँगा, आपको ऐसा बोलने लग जाऊंगा सर, इनको मल्टीप्लाई करो, एक एंड वाले को दूसरे एंड वाले को मल्टीप्लाई करो, इक्वल कर दो। अरे ये माइनस इस साइड जाके अपने आप इक्वल हो जाएगा। मैं क्या करूँगा बेटा, लॉजिक तो बनता डॉट प्रोडक्ट 0 करने का। लॉजिक तो मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, तो अपने आप ही ऐसा बैठ रहा है। इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट आप करो गुणा t और a की, इक्वल कर दो, अपने आप आंसर आएगा। इक्वल कर दो, अपने आप आंसर आएगा। अरे मैं इसको a1 a2 से बनाता ना बेटा, बहुत मुश्किल लंबा सवाल बनता। आराम से देखना बेटा, इसको बहुत सरलता से बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ।
सिंपल टी डॉट बी या टी डॉट ए पे हटा रहा हूं मैं, आपको गुणा करनी आनी चाहिए बस, टी आप जानते हो पहले से ही। बच्चों एक ऐसी पुली लगी हुई है, मास इज 5 kg, एक मास ऐसा 5 kg, और बच्चों ऐसा एक मास आपका यहां 10 kg, 10 kg है। चलो इसको मैं फिक्स मान लेता हूं, यहां बंद होगा आसान करने के लिए। आपको निकालना है दोनों मास की। सर एक्सेलरेशन आप बताओ 5 kg की, और एक्सेलरेशन आप बताओ 10 kg की, एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट टेंशन। हर स्ट्रिंग में टेंशन भी बताओ। देखो बेटा, इस धागे में टी मान लो तो यहाँ से यहाँ पूरा टी और ये कितना हो जाएगा 2t। इसकी एक्सेलरेशन में ए मान लेता हूँ, मेरी मर्जी, इसकी मुझे नहीं पता, ए डैश, मुझे ए निकालना है और ए डैश निकालना है, मेरी मर्जी से मैंने मान ली, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सटर्नल फोर्स तो यही है, तो इसलिए मैंने मेरी मर्जी से ए मान लिया। बेटा देखो दोनों की मैं डायग्राम लिखता हूँ। सर एक बार तो पहले ए डैश की वैल्यू बताओ। ए डैश की वैल्यू कैसे बताता था बच्चों, यहाँ इसकी गुणा सर कितनी हो जाएगी 2t इंटू ए, अरे यही तो है 2t इंटू, इसकी गुणा कितनी है बच्चों t इंटू ए डैश। लो बात समझ में आई, फायदा समझ में आया। सिंपल यहाँ पे टी और ए की गुणा, यहाँ पे टी और ए की गुणा, बात खत्म हो गई। सर अब एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर 10 kg का बनाएंगे क्या बन जाएगा 10 kg, नीचे आपका 100 है, ऊपर कितना बच्चों 2t, और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए हमने बोला है, तो बन जाएगा 100, क्योंकि कहाँ जा सर एक्सेलरेशन नीचे है, कौन ज्यादा 2t या 100, सर 100 ज्यादा, 100 माइनस 2t और 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरे वाले का बनाना 5 वाले का, 5 में आगे t है और एक्सेलरेशन कितना बच्चों 2a, सो आगे t इज इक्वल टू 5 इंटू 2a दैट इज 10a। बच्चों ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आने लग जाएंगे। 100 माइनस 2t इक्वल टू t, अरे 10 था दोनों t के बराबर, तो सेट चला गया बेटा 3t इज इक्वल टू 100, और t वी कैन राइट एज 100 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। यदि टेंशन आ गया था बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने की दिक्कत है ही नहीं, टेंशन आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे। सो कितना था बच्चों t इज इक्वल टू 10a, ये कितना बच्चों 100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10a, सो एक्सेलरेशन विल बी 10a डिवाइड बाई 3। सर 5 kg का क्या है 2a, तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, 10 kg क्या a के बराबर है, दैट इज 10/3। टेंशन कितनी आई बच्चों 100 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। बात समझ में बेटा। सिंपल, आपको ये वाला स्टेप नहीं आता तो क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। यदि ये वाला स्टेप नहीं आता, स्टेप नहीं है, स्टेप नहीं है। सिंपल मैं क्या जानता हूँ टी डॉट ए टी डॉट ए टी डॉट ए टी गुणा ए टी गुणा ए टी, समझे क्या, कुछ नहीं है, आसान चीज है, लेकिन हमें आएगा तो सवाल बन पाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं बन पाएगा। बड़ा शाबाश। एक दो क्वेश्चन और मैं इस पे अच्छे क्वेश्चन में मूव करता हूँ, 4-5 कराऊंगा। अब थोड़े से मैं आपको अच्छा लेवल बना के दिखाता हूँ। कुछ भी लिखा हो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। सर कुछ भी लिखा हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। देखो बच्चों कैसा, एक धागा ऐसे, इस टाइप की चीज हमने पहले बनाई थी 2 kg, मेरी मर्जी से मान लिया 2 kg। एक यहां धागा, अभी देखना बच्चों मैं कुछ भी बना लो फर्क ही नहीं पड़ता। आपको बोला है यदि यहां फोर्स लगी हुई है, यदि यहां फोर्स लगी हुई 100 न्यूटन, यो आप सबको अलग अलग एक्सेलरेशन बनाना। अगर आपको 2 kg का एक्सेलरेशन बनाना है और आपको 5 kg का एक्सेलरेशन बनाना, यू कैन आल्सो फाइंड आउट टेंशन। कितना आसान सवाल है, और दिख रहे हो तो मुश्किल लग रहा है सर, कितना आसान सवाल है, मुश्किल लग रहा है ना ये बेटा मुश्किल। सिंपल क्या देख रहा है, टेंशन देख रहे हो, टी वाला वायर कौन सा है, सरल चीज। सर यहां से धागा शुरू हुआ टी टी, सर टी टी, सही बोला क्या। सर ये कितना हो जाएगा 2t, ये कितना बच्चों, ये भी 2t और ये भी 2t। गुणा करने में तो हमें हासिल है महारत, हमें हासिल है महारत। इसको मैंने मान लिया a, इसको निकाल लेते हैं एक बार, तो कितना बन जाएगा सर यहाँ पे कितना, ये t और t, 2t और 2t 4t इंटू a, यहाँ कितना सर t इंटू दिस 3t इंटू a डैश, नहीं पता कितना। सर ये कैंसिल कर दो, a डैश की वैल्यू आ जाएगी 4/3a। कितना आ जाएगी बच्चों यहाँ की वैल्यू 4/3a। अच्छा सर आगे देखते हैं। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा। सर कितना लगा हुआ फोर्स 100 न्यूटन, टेंशन कितनी लगी हुई है 2t और 2t, एक्सेलरेशन क्या a, कौन ज्यादा होना चाहिए 100, तभी तो ये आगे गया बच्चों है ना। कैसा लिख दो हमें 100 माइनस 4t इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। 2 kg का, इसलिए बच्चों एक यहाँ बनाओ बेटा उसकी 5 kg की, 5 kg और सामने कितना है, ये t है और ये 2t है, 3t आ गया।
एक्स तरह से कितना 4/3a। सो 3t इक्वल टू 5 इंटू दिस। बस मेरी ख्याल से काम समझ गए बेटा, काम आप समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, यदि यहाँ पुट करो तब भी आंसर आ जाएगा। सो 3t इक्वल टू 20a डिवाइड बाई 3। बच्चों t और एक a में ये रिलेशन है, एक t और a में ये रिलेशन है। अब इनका t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20a डिवाइड बाई 9। यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देख लो एक बार। सर आपके पास आंसर आ जाएगा 100 माइनस 4t की जगह ये आ गया इज इक्वल टू 2a। एलसीएम ले लो बच्चों 9। सर ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 80a और ये आपका आ जाएगा बच्चों 18a। कैंसिल आउट किया इस साइड चला जाएगा। सर ये 98a डिवाइड बाई 900, a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। आपका a आ जाएगा तो बच्चों ये भी आ गया और t भी आ गया। बस समझे बच्चों, ये आसान चीज है बेटा। ये कैसे आसान चीज है, सिंपल आपको t एक धागे का बनाएंगे, बाकी दिस इंटू दिस करेंगे, एक रिलेशन बन जाएगा। अरे पीएमटी तो ये पूछ रहे तब भी इंपॉर्टेंट है, इतना पूछे तब भी बहुत है। अरे पीएमटी वाले को पता ही नहीं है ऐसे सवाल होते हैं, बात समझ में आई क्या? उनको पता ही नहीं होता ऐसे सवाल होते हैं। इसके आगे तो फिर मैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आता है। बना ही क्या रहा हूं बेटा मैं, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, राइट है क्या? गुड। अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हम मूव करते हैं बच्चों। एक यहाँ कुछ भी 3 kg समथिंग, यहाँ वेलोसिटी बच्चों में v से मूव करता हूं, तो बोलता है यदि आप v से मूव करते हो तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से जाएगा, आप बताओ। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक, लिख देता हूं चलो। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, टी डॉट वी जीरो, टी डॉट वी जीरो, टी 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 टी। उस जगह पे टीवी बन गया, इस जगह पे क्या बनाऊं सर, यहाँ तो वी है ही नहीं, यहाँ तो वी है ही नहीं सर टी। और ये एक्स, सर बेटा क्या कर दूंगा इसको मैं, एक्स कोस थीटा। क्या बना दूंगा बच्चों एक्स को, क्योंकि मुझे तो यहाँ धागे में लेना टी और वी, मुझे धागे में लेना टी और वी। सर ये वी तो नहीं जानता मैं, यहाँ तो टी तो है, तो क्या करना पड़ेगा, टी एक्स कोस थीटा। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वी डिवाइड बाई कोस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डिवाइड बाई कोस थीटा। अब देखना एक बार, सिंगल स्टार, वो सिंगल स्टार है वो बाबा, कुछ भी मास एंड मास डज नॉट डिफर। ऐसा मैंने इसको खींचा 10 मीटर पर सेकंड से, और मैंने एंगल दे दिया 53, एंगल दे दिया 37। टेंशन तो टी है, टेंशन तो टी है, मुझे लेनी वेलोसिटी है, ठीक है। सर यहाँ देखो क्या है, ये 10 है सर, ये 37 तो ये भी 37, कितना बन जाएगा ये 10 cos 37। अच्छा सर यहाँ अपने को थीटा ही 37 बेटा, मैं वैल्यू जानता हूँ। यदि यहाँ क्या बच्चों आप x मान लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 की आपको निकालनी है, x वैल्यू निकालनी है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ, x cos 53। बस ले लो, t इज इक्वल t इंटू एक्स कोस 53, 10 cos 37 इंटू टी। x cos 53 कितना होता है बच्चों, सर साइन में बड़े में बड़ा होता है, ये कितना हो जाएगा 3/5। 10 ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/5, 5 से 5 उड़ा दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। बात पकड़ में आई, बात पकड़ में आई क्या? टी डॉट वी आपको कर दिए, धागे पे दोनों साइड आप कर देंगे, टी डॉट वी धागे के लॉन्ग, जो वेलोसिटी धागे के लॉन्ग से टेंशन की मल्टीप्लाई करें, इक्वल करेंगे आंसर। ये तो आसान है उससे, बात समझ में आ रही है, ये तो उससे आसान है बच्चों। ये कंसेप्ट है कंस्ट्रेंट मोशन का, और मैंने 2 अच्छे कंसेप्ट आपको थियोरेटिकल वाले अच्छे पढ़ाए, जो आपने आज तक थोड़ा सा डाउट आपको रहेंगे, दैट इज सूडो फोर्स एंड कंस्ट्रेंट मोशन। आपको 2 अच्छे टॉपिक मैंने अब तक पढ़ा दिए बेटा, सूडो फोर्स एंड कंस्ट्रेंट। कंपैरेटिवली मैंने स्लो भी आज पढ़ाया, क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये थोड़े से आपके उठपटे टॉपिक लगेंगे। एक और टॉपिक जैसे उठपटांग ये थे, ऐसे ही रहेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसको आप अच्छे समझो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ दुनिया का वो नियम है, सबसे पहले हम जानते हैं
एवरी एक्शन हैज, एवरी एक्शन हैज, तुम घर बैठे बैठे बोल रहे होगे ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है क्या बच्चों? हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट आपका रिएक्शन आता है। आप किसी को चाटा मारोगे, सामने वाला भी दबा के मारेगा यदि वो गांधी ना हो। सही है क्या? तो हमने क्या बोला बेटा, सब एक्शन रिएक्शन आपका मिलेगा, लेकिन कंडीशन, कंडीशन बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन तो आप जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है, गली कुचे में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं जानते ना। एक पहला पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन विल बी ऑन डिफरेंट बॉडी, विल बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। बच्चों सवाल में जब भी आप अटकोगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन हमेशा दूसरी बॉडी, क्योंकि बच्चा बोल देगा सर इक्वल और अपोजिट एक ही बॉडी पे लगेंगे तो बॉडी चलेगी ही नहीं। इक्वल और अपोजिट यदि एक्शन रिएक्शन दोनों एक पे ही लग गई तो चलेगी ही नहीं, तो बोला अलग अलग बॉडी पे है। ये क्या होता है बच्चों? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ये भी अब आप जानते थे, वो लिख भी रखा है, इक्वल और अपोजिट भी है, दूसरी बॉडी पे भी है, सेम मैग्नीट्यूड भी, और लिख भी दिया बड़े इक्वल है, वो मैंने बोल भी दिया बच्चों, इक्वल है, दूसरी बॉडी पे लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और क्या हो सकता है बच्चों? ऐसा लिखा जा सकता है सर F12 इक्वल टू माइनस F21, यदि फोर्स 1 के ऊपर लग रही ड्यू टू 2, इसको बोला जाता बच्चों ऐसा। पहली बार वर्ड आया बता, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है वो बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन माइनस के साथ होगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लिखा गया है सही पहले, आपको ध्यान ये देना, अपोजिट पे आएगी बॉडी पे, बस दूसरी बॉडी पे जाएगी, ध्यान देना है बच्चों। ए पर्सन, एग्जाम्पल देखोगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ए पर्सन मूविंग ऑन सरफेस या वॉकिंग, चलो वॉकिंग ऑन सरफेस, अर्थ सरफेस पे चलता है लड़का ऐसे मस्ती में, ऐसे आराम से, ऐसे मस्ती में, जैसे हम आराम चलते हैं ऐसे, ऐसे मस्ती में वॉक कर। क्यों 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 क्यों? अभी तो मैं वर्ड तो नहीं जानता, फ्रिक्शन। सर ये लड़का है ना, ये लड़का अर्थ को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, अर्थ इसको आगे धकेलती है। ये लड़का तो देखो अपना पैर, देखो बेटा अपना पैर ऐसे जाता हमेशा ऐसा, ये जब एक बार टिकेगा फिर उठेगा, जब ये ऐसे धकेलता पीछे, ये पैर टिक गया, जब उठेगा हमेशा अर्थ को पीछे धकेलता है, ये अर्थ को पीछे धकेलेगा। इसने अर्थ के ऊपर एक्शन लगाया, रिएक्शन कहाँ आएगा? क्या अर्थ के ऊपर आएगा? नहीं सर, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है सर? मैन के ऊपर आएगा। हमने अर्थ को पीछे धकेला था, अर्थ कहाँ लगाएगा? मैन के ऊपर और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो क्या करेगा बच्चों? देखो इसको लिख देता हूँ, बाद में फ्रिक्शन वर्ड आ जाएगा। इफ ए पर्सन ट्राई टू पुश अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एक्शन हो गया बेटा। तो रिएक्शन कहाँ आएगा? क्या अर्थ पे आएगा? नहीं सर, अलग बॉडी पे आएगा। किस पे आएगा? बॉय पे आएगा। सही है क्या सर? कौन सी डायरेक्शन में आएगा सर? डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। इसी को फ्रिक्शन बोला जाएगा बाद में। तो इसलिए बच्चों आपको वहां बोलूंगा अभी फ्रिक्शन चलने में मदद करता है। तो हर जगह एक्शन रिएक्शन कैसा मिलेगा? अलग अलग दो ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। देखो थोड़ा सा आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। टेबल है, टेबल, और टेबल के ऊपर रखी हुई फिजिक्स की किताब या कॉपी जैसे आप पढ़ रहे हैं, ऐसे बुक। अब इन दोनों के एक्शन रिएक्शन में बनाता हूं, डर जाओगे आप सुन के। इन दोनों के एक्शन रिएक्शन में बनाता हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता थियोरेटिकली, थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना दिया। क्यों इंपॉर्टेंट? ऐसे बोलता कई बार वो कि दो चीज है, बुक और टेबल। आप बताओ बुक की एक्शन में और टेबल की रिएक्शन में क्या एंगल है? आप बताओ टेबल की एक्शन में और बुक की रिएक्शन में क्या, या टेबल की एक्शन बुक की एक्शन, ऐसे बोलता रहता कुछ कुछ। देखो सर, बुक का मास m है सर, बुक का मास क्या है? m। तो बुक का एक्शन लिख देता बच्चों, बुक का एक्शन, बुक का एक्शन क्या है सर? mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। अच्छा बस अब अच्छा सुनना, ये बना पाओगे? हाँ ये सब जानते हैं बेटा, m है तो नीचे mg लगे, हम सब जानते हैं। m है तो mg लगे, हम जानते हैं। अब इसको देखो मैं अच्छे से बनाता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसा बैठा रहता है, तुम्हारे मन में ऐसा बैठा रहता है सर mg और ये n हम तो ऐसे लगाते हैं। अरे वो एक अलग चीज है, ऐसे नहीं लगेगा। अब क्यों बन रहा हो बताऊंगा आपको मैं, वैसा क्यों बन रहा हो बताऊंगा मैं आपको। अभी यहाँ ऐसा नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ। सर बुक का रिएक्शन कहाँ आएगा?
यदि मैं लिखवा था ना बच्चों कि बताओ बेटा बुक का रिएक्शन आप बताओ, तो हम आपसे पूछता बच्चों बुक का रिएक्शन कहाँ आएगा? क्या बुक पे आएगा? ना सर टेबल पे आएगा। लो कहाँ पे आएगा बच्चों? ना सर टेबल पे आएगा। लो टेबल पे आएगा। सर कितना आएगा? mg आएगा। कितना आएगा? mg आएगा। कहाँ आएगा सर? नीचे है तो ऊपर है। लो अरे बात पकड़ में आई है? दोबारा सुनो, बुक का एक्शन mg नीचे, बुक का एक्शन mg नीचे, बुक का रिएक्शन क्या बुक पे आएगा? ना ना ना, कहाँ जाएगा? टेबल पे जाएगा। कहाँ जाएगा? टेबल पे जाएगा। सर mg कहाँ था? बुक के का नीचे, रिएक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर, अपोजिट, इक्वल भी होगा सर। ये कितना mg, ऊपर कितना mg। अरे सही है क्या? ऐसा। दोबारा देखो बेटा, सर टेबल का एक्शन, अब मैं बनाऊंगा टेबल का एक्शन और टेबल का रिएक्शन। टेबल का रिएक्शन, टेबल का एक्शन देखो बच्चों, टेबल का एक्शन क्या होगा और टेबल का रिएक्शन कहाँ आएगा? टेबल का एक्शन देखो सर, टेबल और बुक क्या सरफेस पर रखी हुई है। सरफेस पे कैसी फोर्स लगती? कॉन्टेक्ट फोर्स लगती थी। कैसे लगती थी सर? कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसी होती थी परपेंडिकुलर टू सरफेस, और मैं एन मान लेता हूं, परपेंडिकुलर टू सरफेस एन मान लेता हूं। सर टेबल का रिएक्शन का, किसका? टेबल का रिएक्शन कहां जाएगा? बुक के ऊपर जाएगा। टेबल का रिएक्शन कहां जाएगा? सर बुक जाएगा, क्योंकि टेबल पे आने से रहा। अच्छा बुक पे जाएगा। सर कहां, कितना जाएगा? एन जाएगा, इक्वल जाएगा। कितना जाएगा? एन जाएगा। सही बोला बेटा? सही बोला, हाँ एन जाएगा। अरे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सर टेबल पे कहां एक्शन? नीचे, तो बुक पे कहां जाएगा? ऊपर। अरे बात समझ में आई क्या? एक्चुअली बेटा आप बुक का एक्शन और टेबल का रिएक्शन, बुक का एक्शन और टेबल का रिएक्शन, ये दोनों चीज मिला के देखते हो तो आपको दिखाई देता हो ऐसा। ये किताब है नीचे mg ऊपर है, तब आपको दिखाई देता है। अलग अलग 3 लाइनें फिर सुन लो। अरे ये सुनने में लिखने में सबसे सरल नियम है, सुनने में लिखने में सबसे सरल नियम है, कंसेप्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। सर एक्शन रिएक्शन बराबर होंगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। बस इतना आप समझ जाओगे, आंसर आने लग जाएगा। इतना आप समझ जाओगे, आंसर आने लग जाएगा। देखो तुम्हारा बुक और टेबल सामने रखी हुई, सर मैं ऐसे बैठा हुआ, सामने मेरे बुक और टेबल। सर बुक का एक्शन मैं जानता हूँ mg, बस यही जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, बस यही जानता हूँ, मुझे याद भी नहीं करना। एक ही याद है, सीधा याद करवा रहा हूँ भाई, समझ गए? अच्छा याद करवा रहा हूँ। सर बुक रखा हुआ है, बुक नीचे mg। अच्छा सर बुक का एक्शन mg नीचे, बुक का रिएक्शन सर mg आएगा। अरे बुक का रिएक्शन सर mg आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। किसके ऊपर आएगा? टेबल पे आएगा। तो डायग्राम बनाते टेबल पे mg ऊपर। अच्छा सर ज्यादा मैं नहीं जानता, ज्यादा मैं नहीं जानता। टेबल का रिएक्शन जब निकालना मैं जानता सर ये ऊपर आएगा कि नीचे, मैं कैसे याद करूंगा? अरे टेबल का रिएक्शन याद तो है ना, बुक के ऊपर तो ऊपर आता है mg। तकनीक याद करने का तरीका, बुक पे पहले जाता है mg नीचे, लाइन ऊपर, तो बुक के ऊपर देन ऊपर आना, तो टेबल पे ऊपर कहाँ आएगा? नीचे। चोरी छुपके बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। सही है क्या? किसी को बताना मत, चोरी छुपके बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या बोल सकता हूँ सर? कंसेप्ट से बता दिया। टेबल का एक्शन सर कॉन्टेक्ट फोर्स टुवर्ड्स सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस, टुवर्ड्स सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस। टेबल का एक्शन का एन नीचे, एन नीचे, तो टेबल का रिएक्शन, टेबल का रिएक्शन टेबल पे आएगा नहीं आएगा? किस पे आएगा? बुक पे आएगा। कितनी वैल्यू आएगी? एन आएगी। कहाँ आएगी? इसके अपोजिट आएगी। बना दिया। बस समझ गए बच्चों? किसी का भी एक्शन रिएक्शन आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ध्यान देना अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रहेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रहेगा। वेरी गुड, करेक्ट बच्चों। थर्ड लॉ के लिए इतना इनफ अपने लिए। अब जिसके चाहो बच्चों एक्शन रिएक्शन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से कुछ भी पूछेगा, सिर्फ आप एक वर्ड का ध्यान देना सर ये अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट पे आएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगा ना बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज मैंने स्लोली आपको पढ़ाया। इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है एनएलएम का फ्रिक्शन से अलावा भी, जहाँ आपको मैं मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल कराऊंगा, रॉकेट वाला करवाऊंगा, गन वाला कराऊंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन और उसकी एप्लीकेशन। कल कोशिश करते हैं बनाने का काम सारा। आप बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, इस लेक्चर को अच्छे से दोबारा सुनना है ना। पहले 2 वाले के न्यूमेरिकल वाले थे, हम कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे, थ्योरी की बजाय न्यूमेरिकल करना सीख रहे थे। ये लेक्चर थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ आपने थ्योरी सीखा है, यहाँ बच्चों आपने थ्योरी सीखा है, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से ढंग से फॉलो करते रहो, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। इस बारे में 170 लेना है, इस बारे में डॉक्टर बनना है। वेरी गुड बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।